आज का हमारा टॉपिक होगा एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये आपका पॉइंट 4.4 है, ठीक है। और ये जो है ना आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, और सबसे लास्ट के साथ ही साथ ये मतलब कि ये लास्ट तो है ही और बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आप ये जानेंगे कि ब्रिटेन वुड जो सिस्टम था आपका वो किस प्रकार से ख़त्म हुआ और किस प्रकार से वहाँ से ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत हुआ, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ, ग्लोबलाइजेशन कैसे लागू हुआ, ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ा, इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न है, कम से कम 3-4 रीज़न है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका है द डिक्लाइन ऑफ यूएस करेंसी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अब ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप यूएसए बोलिए या फिर यूएस बोलिए, अभी फ़िलहाल ठीक है, ठीक है। तो यूएस का जो करेंसी था उस समय पे उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, यानी कि नीचे गिर रहा था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आज हमको $1 चाहिए तो आज हम लोगों को 75 से लेकर 75 से लेकर 78 के रुपीज़ आसपास हमको देने पड़ते हैं, तब जाकर हमको $1 मिलता है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि अब ऐसा समय आ रहा है यूएस के इकोनॉमी में जहाँ पे कि उसका करेंसी का वैल्यू नीचे गिर रहा है ना। लोग कम पैसे देकर डॉलर को खरीद ले रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि डिक्लाइन ऑफ यूएस करेंसी। जानिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द 1960 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ यूएस ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड इट्स फाइनेंशियल एंड इट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब जैसे जैसे यहाँ पर यूएस के करेंसी का वैल्यू नीचे गिर रहा था, यूएस के करेंसी का वैल्यू नीचे गिर रहा था, ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे इनके करेंसी का वैल्यू नीचे गिर रहा था, ये दूसरे कंट्री में जाकर या फिर अपने ही कंट्री में खुद ये अपना कुछ काम कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इनके करेंसी का वैल्यू नीचे गिर गया था। इसके साथ ही साथ ये किसी दूसरे कंट्री के साथ भी जाकर किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको अब क्या करना पड़ रहा था, अपने डॉलर के बदले में इनको मतलब कि इनको डॉलर ज़्यादा देना पड़ता था, तब जाकर उस कंट्री का इनको करेंसी मिलता था जिस कंट्री में ये जा रहे होते हैं। समझ रहे बात को। सपोज मान लीजिए यदि आज हम लोगों को $1 यदि हमको चाहिए तो हम लोगों को 75 से लेकर 78 रुपीज़ के आसपास देना पड़ता है, तब जाके हमको $1 मिलता है। लेकिन मान लीजिए यदि हमको $1 के लिए 100 से लेकर 200 रुपये यदि देना पड़े, तो क्या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या फिर छोटा बिजनेसमैन डॉलर लेना चाहेगा या फिर दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको अब ऐसा लगेगा कि पहले हमको 75 से लेकर 78 रुपीज़ के आसपास देना पड़ता था, तब जाकर $1 हमको मिल जाता था। लेकिन अब हमको 100 से लेकर 150 रुपये देना पड़ रहा है, तब जाकर हमको $1 मिल रहा है। तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या फिर छोटा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि हम डॉलर लें और दूसरे कंट्री में जाकर अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि यदि आप मान लीजिए अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अमेरिका में फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे रुपया नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको डॉलर चाहिए। डॉलर कब मिलेगा? जब आप ज़्यादा पैसा देंगे तब, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अब जब इसका करेंसी का वैल्यू खुद गिर गया, तो ये अपना खुद भी दूसरे कंट्री में जाकर ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट या फिर ओवरसीज ट्रेड नहीं कर पा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हुआ क्या, वीकेंड इट्स फाइनेंशियल एंड इट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, और इससे ये हुआ कि ये कॉम्पिटिशन से बाहर निकल गया, ठीक है। कॉम्पिटिशन से बाहर निकल गया क्योंकि अब इनका करेंसी का वैल्यू रहा ही नहीं, है ना। पूरी तरीके से इसका करेंसी का वैल्यू ठप हो चुका था। उसके बाद नाउ द यूएस डॉलर नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। एक समय ऐसा था जहाँ पे कि डॉलर वर्ल्ड का प्रिंसिपल करेंसी माना जाता था, मतलब कि हर कोई डॉलर को ही मानता था। प्रिंसिपल करेंसी मतलब ये हो गया कि यदि आपको इंटरनेशनली एक्सचेंज करना है अपने पैसे को, तो आपको किस में करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा, ऐसा पहले था। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो प्रिंसिपल करेंसी का उसको दर्जा मिला हुआ था, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे नीचे जा रहा था, चेंज हो रहा था, क्योंकि इसका खुद का अपना वैल्यू नहीं रहा। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। अब याद कीजिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि $1 के बदले में कितना उनको देना पड़ता था? 35 ऑन्स ऑफ गोल्ड देना पड़ता था, है ना। तो अब यहाँ पे गोल्ड के कंपैरिजन में इनका करेंसी का वैल्यू बहुत ही नीचे जा चुका था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि इनको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर इसको गोल्ड मिलेगा, वो भी छोटा सा हिस्सा गोल्ड का। आगे
Thus ultimately lead to the collapse of fixed exchange rate and the introduction of a system of floating exchange rate। याद कीजिए हमने आपको बताया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको याद दिला देते हैं एक बार यदि आप भूल गए हैं तो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यहाँ पे है, व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इट इज नोन एज, सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं, मिस्टेक हो गया हमसे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि यदि आपको दूसरे कंट्री के करेंसी चाहिए तो वहाँ के गवर्नमेंट क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, मतलब कि आपको इतना देना पड़ेगा तब जाकर आपको $1 मिलेगा। ये था हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो वही चीज़ यहाँ पे था कि यदि आपको $1 चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि करेंसी का वैल्यू, जो डॉलर का वैल्यू था वो खुद नीचे जा चुका था। तो जब उसका वैल्यू नीचे गया तो क्या अभी भी आप उतना ही पैसा देंगे जितना पहले निर्धारित था? नहीं। अब आपको लगेगा कि देखो भाई पहले हमको 75 रुपया देना पड़ता था, 75 रुपया देना पड़ता था, तब जाकर हमको $1 मिलता था। लेकिन अब डॉलर का वैल्यू नीचे चला गया है तो हो सकता है कि हमको 20 से 30 रुपये दें और $1 हमको मिल जाए। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया था डॉलर का वैल्यू, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ही हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आपके सामने यदि फ्लोटिंग बोले या फिर फ्लेक्सिबल बोले आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी डिपेंड ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई और इज डिसाइडेड बाय द मार्केट इट इज नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब जब किसी भी करेंसी का वैल्यू वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स ना किया जाए, बल्कि ये किस पे डिपेंड रहे, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड रहे, साथ ही साथ ये मार्केट पे डिपेंड करे, तब जाकर उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आज के दौर में जो हम लोगों को $1 के बदले 75 रुपया देना पड़ता है या फिर 78 रुपया देना पड़ता है, तो ये कौन सा हुआ रेट, फिक्स्ड वाला या फिर फ्लोटिंग वाला? फ्लोटिंग वाला हुआ। आज के दौर में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं चलता है कहीं पे भी नहीं, आज के दौर में चलता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और आपने कभी कभी सुना भी होगा कि डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, नीचे घट गया, बढ़ गया, नीचे चला गया। मतलब क्या हुआ, वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को ऊपर नीचे ये करता रहता है। इसके लिए बहुत लंबा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम कभी फुर्सत से बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि डॉलर का कितना वैल्यू होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा, है ना। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगा, कोई खास गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करता है। कोई ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको 75 रुपये के बदले ही देना पड़ेगा आपको $1, ऐसा नहीं है ना, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि पूरी तरीके से अब क्या होने लगा था, यूएस के करेंसी का जो वैल्यू था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, यानी कि डॉलर का वैल्यू नीचे जा रहा था। आगे उसके बाद है राइज ऑफ वेस्टर्न कमर्शियल बैंक। ये हम लोग कारण पढ़ रहे हैं, ये कारण हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों ब्रिटेन वुड सिस्टम खत्म हो रहा था, क्यों खत्म हो रहा था। पहला बात तो ब्रिटेन वुड कहाँ पे था, अमेरिका में था, और अब उसका वैल्यू क्या हो रहा था, नीचे नीचे गिर रहा था। पहला ये कारण था आपका। दूसरा क्या है, दूसरा है राइज ऑफ वेस्टर्न कमर्शियल बैंक, यानी कि अब धीरे धीरे ना वेस्ट साइड में, यानी कि अमेरिका में, अब यूनाइटेड स्टेट में अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कमर्शियल बैंक धीरे धीरे राइज हो रहे थे, यानी कि इस्टेब्लिश हो रहे थे। तो यहाँ पे लोगों को अब किसका ज़रूरत है, कमर्शियल बैंक का ज़रूरत है, ना कि ब्रिटेन वुड का, है ना। तो अब बैंक यहाँ पे आ रहे हैं, तो बैंक कह रहा है कि अब हम आपको लोन देंगे, आप मेरे पास आइए, हम आपको अब लोन देंगे। तो अब यहाँ पे आदमी ब्रिटेन वुड में जाने से पहले अब चला जा रहा था कहाँ पर, कमर्शियल बैंक में। क्योंकि देखिए ब्रिटेन वुड में ये सिस्टम था ना कि यदि आपको वहाँ से लोन लेना है ना, यदि आपको ब्रिटेन वुड से लोन लेना है अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, तो पहली बात तो आपका कौन सा नेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल नेशन होना चाहिए, यानी कि आपके यहाँ पे इंडस्ट्री होना चाहिए। दूसरा बात ये था कि उसका आपको मेंबर होना चाहिए, है ना, इसके लिए कंडीशन था। लेकिन वेस्टर्न कमर्शियल बैंक ये कह रहा था, ये वेस्टर्न कमर्शियल बैंक किसी बैंक का नाम नहीं है, मतलब इसका हुआ ये कि वेस्ट साइड में अब धीरे धीरे कमर्शियल बैंक खुल रहे थे, मतलब कि जो लोन भी देते हैं। वो कह रहा था कि आपको यहाँ पे ना ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोन चाहिए आप मेरे पास आइए, एक दो को साइन बस करवाएंगे, आपको लोन दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे इंपॉर्टेंस जो ब्रिटेन वुड का था वो घट रहा था, अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस किसका बढ़ रहा था, कमर्शियल बैंक का बढ़ रहा था। तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन वे आर बीइंग फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहा गया है, वही IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा गया है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे कमर्शियल बैंक खुल रहे थे
वैसे वैसे लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि अब आप ब्रिटेन वुड की तरफ मत जाइए लोन लेने के लिए, अब आप कमर्शियल बैंक में आइए, हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, साथ ही साथ आपको पेपर वर्क भी उतना नहीं करना पड़ेगा, तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप आएंगे आपको लोन हम दे देंगे। इस प्रकार से चल रहा था। तो कोई भी इंसान कहाँ आप जाना चाहेगा, कमर्शियल बैंक में जाना चाहेगा, है ना। इंसानों को क्या चाहिए भाई, कम से कम समय में जल्दी लोन मिल जाए, तो ये कमर्शियल बैंक कर रहा था। उसके बाद दिस लीड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस, लोअर इनकम एंड पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि अब लोग कहाँ जा रहे थे, जल्दी बताइए, अब लोग जा रहे थे कमर्शियल बैंक में जा रहे थे। अब इससे हुआ क्या, दिस लीड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस, लोअर इनकम एंड पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो गया, समस्या ये हो गया कि अब लोग कमर्शियल बैंक में तो जा रहे हैं। अब देखो कमर्शियल बैंक का ना एक नियम होता है कि आपको एक समय के लिए ही लोन देगा, उसके बाद फिर आपका कुछ गिरवी रखता है कोई चीज़, वो लोग, है ना, कोलेटरल जिसको हम लोग कहते हैं, वो यदि आप समय पे लोन नहीं चुकता कीजिएगा तो फिर कमर्शियल बैंक आपका ज़मीन भी जो आप गिरवी पे रखें वो भी हड़प सकता है ना। तो यही चीज़ हो रहा था यहाँ पे कि दिस लीड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस, लोअर इनकम एंड पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वाले लोग कमर्शियल बैंक से लोन ले तो रहे थे लेकिन चुकता नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया, पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस हो गया। मतलब कि वहाँ के लोग धीरे धीरे कर्ज में डूबना शुरू हो गए, है ना। लोन तो लिया लेकिन चुकता नहीं कर पा रहे थे वो लोग। लोअर इनकम हो गया उन सभी का, कर्जा इतना हो गया भाई तो कहाँ से इनकम होगा, इनकम कम हो गया, गरीबी छा गया पूरी तरीके से, समझ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो समस्या आपको ब्रिटेन वुड से आता उससे बहुत ही कम समस्या फिर भी यहाँ पे लोगों को झेलना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक से। तो फिलहाल यहाँ पे आप ये समझिए कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा आगे बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू ब्रिटेन वुड से, ठीक है ना। इसमें भी कमर्शियल बैंक में भी कुछ समस्याएं थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन वुड से ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक ठाक है, ठीक है। आगे उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि बेरोजगारी का क्या समस्या है। The industrial world also hit by unemployment from the mid 1970s to 1990s. From the late 1970s, MNC began to shift production to low wage Asian country. अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉब्लम जो था, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का, वो भी धीरे धीरे छा रहा था कहाँ पर, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पर, यानी कि ऐसे ऐसे कंट्री में जहाँ पर कि इंडस्ट्री है वहाँ पर बेरोजगारी का समस्या बहुत ज़्यादा था, बेरोजगारी का संख्या बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन 1970 के लास्ट वाले पीरियड से एमएनसी अब क्या करने लगे, ऐसे जगह पर शिफ्ट होने लगे जहां पर कि लोग कम दामों में फैक्ट्री में काम करना चाहता हो। एमएनसी का मतलब क्या होता है, एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, या फिर आप इसको मल्टी नेशनल कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई दूसरा कंट्री जो किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपना फैक्ट्री लगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एमएनसी। तो बेरोजगारी के समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्री लोग क्या करने लगे, ऐसे जगहों पर, ऐसे देशों में अपना फैक्ट्री लगाना शुरू करने लगे जहाँ पे कि लोग कम दामों में काम करने के लिए राजी हो जाए, है ना। और ऐसा बेसिकली हो कहाँ पर रहा था, ऐसा हो रहा था बेसिकली आपका एशियन कंट्रीज में भी, कहाँ पर सबसे ज़्यादा, चाइना में, समझ रहे बात को। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का जो शुरुआत है ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाकर अपना फैक्ट्री, अपना कंपनी लगा सके, अपना प्रोडक्शन कर सके। तो अब यहाँ पे अलग अलग कंट्री अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्री में अपना फैक्ट्री डाल रहे हैं, और वो भी खास करके ऐसे जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे कि कम मजदूरी पे भी लेबर काम करने के लिए राजी हो जाए, है ना। चलिए अब इसी के बारे में आप पढ़ेंगे कि चाइना इतना आगे आज क्यों है, ठीक है। देखिए रोल ऑफ चाइना एंड सोवियत यूनियन, क्या है रोल चाइना और सोवियत यूनियन का, इसके बारे में आप जान लीजिए। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, फॉर एग्जांपल इन चाइना एंड सोवियत यूनियन। अब अलग अलग कंट्री क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह पर जाकर अपना एमएनसी लगा रहे थे, यानी कि अपना छोटे मोटा फैक्ट्री जो था वो लगा रहा था। सबसे ज़्यादा ध्यान यदि कहीं पे लगाने का गया फैक्ट्री तो वो गया चाइना और सोवियत यूनियन में, और ये सोवियत यूनियन उस समय पे हल्का फल्का जो है ना रशिया का पार्ट ही था, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो एमएनसी लगाना चाह रहे थे वो चाइना इसलिए गए
क्योंकि पहली बात तो चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, लोगों को रोज़गार चाहिए था क्योंकि बेरोजगारी हर जगह पे था, लोगों को रोज़गार चाहिए था। इन्हीं दो वजह से वहाँ के लोग राज़ी हो जाते थे कि भाई हमको आप बस काम दे दो, पैसा हमको आप कम ही देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या कर दो, आप काम दे दो। समझ रहे बात को? तो आज जो आप चाइना को इतना आगे देखते हैं वो क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था तो उस समय पे चाइना का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा था, वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा था, तो लोग क्या चाह रहे थे, रोज़गार चाह रहे थे। और इसी के बीच में कौन आ गया, एमएनसीज आ गए, यानी कि बड़े बड़े छोटे छोटे कंपनी आ गए वहाँ पे लगाने के लिए कि हम कंपनी लगा रहे हैं, आप लोग आके यहाँ पे क्या कीजिए, काम कीजिए। और देखो भाई, कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो जाए, है ना। तो जर्मनी सॉरी चाइना के लोग चाह रहे थे कि ऐसे भी हम लोग फालतू ही बैठे हुए हैं, है ना, आप भले ही आप हमको पैसा कम दीजिएगा अपने कंपनी में काम करवाने के लिए, लेकिन काम हमको दे दीजिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए यदि आपके घर में 10 ऐसे आदमी हैं जो कि काम करने लायक हैं, लेकिन किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि हमको कोई भी काम मिल जाए, है ना, भले ही 2 पैसा कम मिले लेकिन कोई भी काम मिल जाए। वही चल रहा था यहाँ पे चाइना में कि जो भी एमएनसीज आ रहे थे यहाँ पे, जो भी फैक्ट्री लग रहे थे, उन सभी में लोग क्या हो रहे थे, फटाफट भर्ती हो रहे थे, हमको काम दीजिए, हमको काम दीजिए, हमको काम दीजिए। और सब कोई काम कर रहा था, वो भी कम दामों में कर रहा था क्योंकि ज़रूरत था, है ना। इसीलिए चाइना आज इतना आगे है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा आज भी यदि फैक्ट्री कंपनी कभी कहीं पर है तो वो है आपका चाइना में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज इकोनॉमी इमर्ज्ड एज अ न्यू सुपर पावर ड्यू टू लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। मतलब ये कि आज के दौर में चाइना क्या है, सुपर पावर बना हुआ है इकोनॉमी के मामले में, यानी कि उनके पास आज बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पैसा है। वहाँ का कोई भी आदमी जो है ना, मतलब इस प्रकार से नहीं कहता है कि हम गरीब हैं, सबको वहाँ पे रोजगार है। तो वहाँ का जनसंख्या ही वहाँ का पावर है। समझ रहे बात को? बहुत सारे कंट्री क्या समझते हैं, पॉपुलेशन को एक प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन चाइना ने कभी भी अपने यहाँ पे जनसंख्या को प्रॉब्लम नहीं समझा, उनको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझा। समझ रहे बात को? चलिए, तो यहाँ तक आपने क्या सीखा, यहाँ तक आपने ये सीखा कि चाइना जो आज इतना आगे है, उसका जो इकोनॉमी आज इतना बहुत अच्छा है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग किसी भी काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे वो कम पैसा मिले या ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए। इसीलिए चाइना आज क्या बना हुआ है, सुपर पावर बना हुआ है इकोनॉमी के मामले में, है ना। इसका बहुत अच्छा कंडीशन है आज। Thus they become attractive destination for investment by foreign MNCs competing to capture the world markets। और आज भी अधिकतर कंट्री अपना यदि फैक्ट्री कहीं पे लगाना चाह रहा है तो वो कहाँ पे लगाना चाह रहा है, चाइना में लगाना चाह रहा है, क्योंकि चाइना का गवर्नमेंट ठीक है, कोई तामझाम वहाँ पे नहीं है, कोई पॉलिटिकल अफेयर यानी कि पॉलिटिकल वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पे लोग इजली मिल जा रहे हैं, कम दामों में करने के लिए मिल जा रहे हैं। तो ये क्या बना हुआ है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना हुआ है। मतलब कि जो भी एमएनसीज हैं, विदेशी कंपनी है, वो सबसे पहले यदि कहीं पे जाना चाहते हैं अपने फैक्ट्री को लगाने के लिए तो वो है चाइना, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है ना, किसी प्रकार का पॉलिटिकल वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है वो उनको, यही चीज़ है। तो यहाँ से आपने बेसिकली ये समझ लिया कि किस प्रकार से अब ब्रिटेन वुड खत्म हुआ और ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। एमएनसी अलग अलग कंट्री में सेटअप हो रहा है, मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। ग्लोबलाइजेशन का बेसिक सा मतलब होता है गुड्स का, सर्विस का, आइडियाज़ का, थॉट का एक्सचेंज होना, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका, और आपने यहाँ पे ये भी जाना कि चाइना आज सुपर पावर क्यों बना हुआ है इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हर एक इंसान काम कर रहा है, कोई भी बेरोजगार बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे दी एंड होता है। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि कहीं पे कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।